Hello dear students, once again I welcome to my YouTube channel विज्ञान हर घर बने पाठशाला। पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कंदुक खलिका संधि किस प्रकार कार्य करती है, ये क्या होती है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दुराग्र संधि क्या होती है। हमारे बॉडी में जो संधियाँ होती हैं जिनके कारण हमारे शरीर में गति होती है, जिनके कारण हम अपने बॉडी पार्ट्स को हिला सकते हैं, गति कर सकते हैं। तो वो संधियाँ होती है वो कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी हमारे शरीर में संधि होती है, कहाँ कहाँ होती है। तो पहली मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कंदुक खलिका संधि, राइट। इस संधि का जो होता है वो मूवमेंट होती है पूरी बाजू की। तो ये हमारे शरीर के कंधे में होती है, जिसके कारण हमारा बाजू जो है पूरी तरह चारों तरफ घूमता है। तो आज दूसरी संधि पढ़ेगा, वो है धुराग्र संधि। अब धुराग्र संधि क्या होती है, देखिए गर्दन में सिर को जोड़ने वाली संधि, यानी जो हमारी गर्दन होती है, ठीक है, नेक जो होती है वो हमारे सिर के साथ जुड़ी होती है। तो जिस जोड़ के कारण जो हमारी गर्दन जो है सिर के साथ जुड़ती है, उस संधि को बोला जाता है धुराग्र संधि। अब इस संधि के कारण क्या होता है, हमारे सिर की गति जो होती है ना, आगे पीछे दाएं बाएं होती है। हम अपने सिर को दाएं बाएं और आगे पीछे घुमा सकते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है जब हम अपने शरीर को घुमाते हैं तो विभिन्न प्रकार की हमारे बॉडीज पार्ट्स होते हैं वो गति करते हैं। जैसे सपोज आप अपने हाथ की उंगलियां घुमा रहे हैं, तो आपने कभी महसूस किया कि आपकी हाथ की उंगलियों में कितने जोड़ होते हैं? एक उंगली में कितने जोड़ होते हैं आपके हाथ के, आपने कभी महसूस किया? तो ये जो जोड़ होते हैं इनको संधि कहा जाता है। तो इसी बेस पे हम संधियां पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे शरीर में ये संधियां ना हो तो हड्डियां आपस में नहीं जुड़ेंगी और ना ही हमारे शरीर में कोई गति हो सकती है, ठीक है। तो पहली थी कंदुक खलिका संधि, जिसके द्वारा हमने कंधे से हाथ जुड़ा होता है और अपने हाथ को हम चारों तरफ घुमा सकते हैं। यानी कंदुक खलिका संधि ऐसी संधि होती है जो कि हड्डी को चारों तरफ घूमने में सहायता करती है। दूसरी संधि है धुराग्र संधि। यह ऐसी संधि होती है जो केवल दाएं और बाएं और आगे पीछे घूमने में सहायता करती है। ये होती है हमारे सिर को जोड़ती है गर्दन से। तो तीसरी संधि है, उसको बोलते हैं हिंज संधि। तीसरी संधि जो आती है इसको कहा जाता है हिंज संधि। अब आप एक चीज़ जिसका मैं एक उदाहरण के समझाता हूँ। आपका सभी बच्चों ने अपने अपने घरों में दरवाज़ों को बार बार बंद करते होंगे, आप खिड़कियाँ खोलते होंगे, ठीक है। तो दरवाज़ा जब आप खोलते हैं, बंद करते हैं, तो उसके बीच में वो खुलते और बंद कैसे होते हैं? उसमें बीच में एक कनेक्टर लगे होते हैं जिसको बोला जाता है कब्जा, ठीक है। जब आप इन कब्जों को ध्यान से देखेंगे तो ये क्या करते हैं, दरवाजे को आगे और पीछे, ठीक है, दो तरफ घुमाते हैं। तीसरी तरफ इसको घूमने की इजाज़त नहीं होती है, ना ही ये घुमा सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार की संधि को कहा जाता है हिंज संधि। अब ये हमारे शरीर में कहाँ मौजूद होती है? हमारे शरीर में जो हमारे घुटने होते हैं, ठीक है, हमारी टांगे जो है, पैर वाली जो टांग हड्डी होती है नीचे वाली, वह हमारे ऊपर वाली हड्डी से जुड़ी होती है घुटने में। तो वो जुड़ी होती है हिंज संधि के द्वारा। ये देखिए इस चित्र में, चित्र 8.5 में घुटने की हिंज संधि। अब ये क्या होती है, ये आपकी हड्डी है, इसको इस तरफ मूवमेंट करने को सहायता करेगी, फिर इसको भी इस तरफ मूवमेंट करने में सहायता करेगी, या यहाँ से इस तरफ मूवमेंट कराएगी, या यहाँ से इस तरफ, यानी आगे और पीछे की तरफ ये गति करने में सहायता करती है। तो हिंज संधि क्या हुई? ऐसी संधि जो हड्डियों को आगे और पीछे मूवमेंट, गति कराने में सहायता करे, उस संधि को कहा जाता है हिंज संधि। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अब इसको हम अगर और अच्छी तरह समझना चाहें ना, तो हम एक और उदाहरण के द्वारा इसको समझ सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करके हम समझ सकते हैं। आप क्या करें, एक कागज़ लो, मोटे जैसा कागज़, या गत्ते का टुकड़ा ले लो। अब एक गत्ते के टुकड़े का आप एक बेलन की तरह इसको फोल्ड करो, ठीक है। तो एक आप बेलन या सिलेंडर टाइप का इसको बनाएंगे। फिर क्या होगा, फिर इस गत्ते अथवा कागज़ के बेलन के मध्य में एक छेद करें, एक छोटी पेंसिल उस छेद में डालनी है, ठीक है। जहाँ आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे, इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। एक कागज़ का या एक गत्ते का आपने बेलन बना लिया, फिर बीच में एक आपने होल कर लिया, उस होल में आपने एक पेंसिल डाल दी। फिर क्या करना है आपने,
अब आप इस पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास करेंगे, आप क्या पाओगे, आप देखेंगे कि क्या यह चारों तरफ गति करने में सहायता करता है या सिर्फ दो तरफ गति करने में सहायता करता है। तो यह एक कंदुक-खलिका संधि से किस प्रकार भिन्न होगा, ये भी हमने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम इसको पता लगा सकते हैं। ठीक है, यह एक हिंज संधि का उदाहरण होता है। तो हिंज संधि इस प्रकार होती है कि ये आपको इस तरफ को गति करने में सहायता करेगी और इस तरफ को, आगे और पीछे की तरफ, ना कि चारों तरफ को। ठीक हुआ, चारों तरफ हमारी एक ही संधि होती है जिसको बोला जाता है कंदुक-खलिका संधि, जो हमारी बॉडी को चारों तरफ घुमाने में सहायता करती है। तो आई होप कि आपको ये भी संधि अच्छी तरह समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट संधि जो हमारी है, नेक्स्ट जॉइंट जो है वो है हमारा अचल संधि। ठीक है, अचल संधि क्या होती है, ये कहाँ पे हमारे शरीर में मौजूद होती है, ये देखते हैं। देखिए, अचल संधि यह हमारे सिर की हड्डियों के बीच की कुछ संधियों में भिन्न होती है, जिनमें हमने चर्चा पहले ही कर रखी है। अब हमारे सिर की हड्डियों के बीच की कुछ संधियाँ उन संधियों से भिन्न है जिनमें हमने अब तक की चर्चा की, यानी हमने कंदुक-खलिका पढ़ी, हमने हिंज संधि पढ़ी। ठीक है, तो ये जितनी भी संधियां हैं, हमारे शरीर में कुछ ऐसी हड्डियां होती है जो इन संधियों की अलग से तरीके से जुड़ी होती है। तो ऐसी संधियों का आ जाता है अचल संधि। ठीक है, अचल संधि का मतलब देखो, जैसे नाम में अचल, जो नहीं घूमती है, उसको बोलते हैं अचल संधि। क्या आपके सिर के अंदर की हड्डियाँ घूमती हैं? तो ये नहीं घूमती, ये अचल होती है। घूमती हैं लेकिन वन साइडेड। इसका देखिए उदाहरण है आपका नीचे वाला जबड़ा। आपके दो जबड़े होते हैं ना, ऊपर वाला और नीचे वाला जबड़े, जिसमें आपके दांत लगे होते हैं। तो जो ऊपर वाला जबड़ा है वह तो हमारी खोपड़ी के साथ जुड़ा होता है, हमारी सिर की हड्डियों के साथ बिल्कुल ज्वाइंट होता है, तो वो तो गति नहीं करता है, राइट। लेकिन हमारा निचले वाला जो जबड़ा होता है वह गति करता है। ठीक है, तो इन दोनों जबड़ों के बीच, या आप ये बोलिए जो ऊपर वाले जबड़े जो हमारा खोपड़ी के साथ जुड़ा होता है, और जो खोपड़ी की हड्डी और ऊपर वाले जबड़े के बीच में जो संधि है, उस संधि को बोला जाता है अचल संधि। तो अचल संधि क्या हुई? अचल संधि वह संधि हुई जो किसी हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ती है और उसको गति करने नहीं देती है, वो अचल संधि हो जाती है। तो हमारा ऊपर वाला जो कपाल है, खोपड़ी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, या खोपड़ी जो है, कपाल है, वह ऊपर वाले जबड़े के साथ इस प्रकार जुड़ी होती है कि जो ऊपर वाला जबड़ा है वो गति नहीं करता, उसको बोलते हैं अचल संधि। तो आप बोलोगे फिर हम खाना कैसे खाते हैं, हमारा मुंह कैसे खुलता है, हम बात कैसे करते हैं? हम बात करते हैं क्योंकि हमारा जो नीचे वाला जबड़ा है ना, वो गति करता है, ना कि ऊपर वाला। ऊपर वाला फिक्स है। तो ये चीज़ आपने नोट नहीं की रही होगी, ऊपर वाला जबड़ा हमारा फिक्स रहता है। अपर जॉ इज ऑलवेज रिमेन क्लोज्ड एंड फिक्स्ड, इट कैन बी मूव। ओनली लोअर जॉ कैन बी मूव्ड बिकॉज इट हैज़ फ्लूएंट मूवमेंट्स, राइट। तो इस प्रकार जो है संधि कहलाती है अचल संधि। तो अब तक हमने कुछ संधियों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा है। हमारे शरीर में विभिन्न आकृतियाँ होती हैं, और कौन कौन सी हमारे शरीर में जो आकृतियाँ बनती है, क्या वो केवल हड्डियों के द्वारा बनती है? ये कभी आपने सोचा? अगर हमारे शरीर में केवल हड्डियाँ ही होती तो क्या हमारे शरीर की बनावट बन पाती? हम बोलते हैं तू कोई मोटा है, कोई पतला है, ठीक है, तो कोई बड़ा उसका जो शरीर का ढांचा है बड़ा सुंदर दिखता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, आकृतियाँ बनती है, वो कैसे बनती है? ये बनती है हमारे लिगामेंट्स से, जो हमारी हड्डियों के बाहर जो हमारा मांस जुड़ा होता है, दैट इज़ कॉल्ड लिगामेंट। तो ये जो जुड़ते हैं, ये बोन को एक शेप देते हैं, हड्डी को एक आकार देते हैं, जिससे हमारा शरीर बिल्कुल सुंदर दिखता है। अब आप कल्पना कीजिएगा, आपके शरीर में मांस नहीं है, सिर्फ हड्डियाँ हैं, तो आपका शरीर कैसा होगा? कंकाल की तरह। देखा ना आपने कंकाल, स्केलेटन देखा होगा आपने, तो उस तरह से हमारा बॉडी दिखेगा फिर। तो हमारे शरीर को जो अच्छी आकृति देता है और सुंदर आकृति जो हमारे शरीर की बनती है, वो बनती है हड्डियों के ढांचे, कंकाल के द्वारा, और उसके साथ जुड़े होते हैं हमारे शरीर में जो मांस होता है उसके द्वारा। ये दोनों इकट्ठे मिलकर हमारे शरीर को एक निश्चित आकृति प्रदान करते हैं। तो अब हम मानव कंकाल में देखते हैं, मानव कंकाल किस प्रकार जो है होता है, और किस प्रकार इसको हम
देख पाते हैं। अभी आप बच्चों एक चीज़ बताएंगे मेरे को, सभी जो बच्चे जो होते हैं, आप जाते हैं हॉस्पिटल, कभी गए होंगे, कभी आपकी बाजू टूट गई होगी, आप खेलते खेलते जंप कर गए होंगे, आपकी टांग में मोच आ गई होगी, या आपकी हाथ की हड्डी टूटी होगी, है ना। कभी किसी ना किसी बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है। तो जब आपकी हड्डी जो टूट जाती है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हो ना। डॉक्टर क्या करता है आपका? डॉक्टर आपके पहले बोलते हैं एक्सरे करने को। एक्सरे सुना है ना आपने? तो एक्सरे क्या है? एक्सरे एक प्रकार की रेडिएशंस होती हैं, विकिरण होती हैं, जो हमारे बॉडी में डाली जाती है और सिर्फ हमारी बॉडी के जो हड्डियां होती हैं उनको दर्शाती है। यानी हड्डियों का जो पोजीशन होती है ना, उसको पता लगाने के लिए हम एक्सरे की विकिरण का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके द्वारा हमें पता लग जाता है कि कोई हड्डी अपने स्थान से हिली तो नहीं है, अपने स्थान को छोड़कर किसी और स्थान पर चली गई है, यानी उसकी जो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुई है, या कोई हड्डी बीच से टूट तो नहीं गई है। तो जब आप खेलते खेलते गिर जाएं या आपको चोट लग जाए तो उस स्थिति में आपको दर्द होती है। तो इसमें दो ही चीज़ें होती है, या तो आपकी हड्डी टूट जाती है, या फिर उस हड्डी के चारों तरफ जो मांस होता है, जिसे लिगामेंट बोलते हैं, वो हल्का सा हड्डी से छूट जाता है। हम अपनी कॉमन भाषा में बोलते हैं कि मांस फटना, है ना। तो मांस फटना कुछ नहीं होता कि मांस फट जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है कि वो हड्डी से छूट जाता है, हड्डी से अपना स्थान जो है हटा देता है, इसको बोलते हैं मांस फटना, राइट। तो ये दो चीज़ें होती है जब आपको दर्द होती है। तो इस प्रकार जो है हड्डियों के साथ जो मांस जुड़ा होता है, ये दो चीज़ें हम देख लेते हैं, तो तभी एक्सरे से द्वारा पता लगता है कि कौन सी हड्डी हमारी टूटी है या कौन सी हमारे लिगामेंट छूटा हुआ है। अब अपने हाथ की उंगलियां देखिए आप, ये अपने हाथ की उंगलियों की हड्डियां आपने कभी नोट करी कितनी होती है, जोड़ कितने होते हैं? तो अगर सपोज आपके हाथ, देखिए ये चित्र में दिखा रहा है, यहाँ पे हाथ की उंगलियां दिखाइए, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 हमारे जोड़ हैं हाथों में। आप अपने आप को देख सकते हैं, उंगलियों के बीच में 3 जोड़ होते हैं, और जो तीसरे चौथी जोड़ होती है वो हमारे हथेली में पीछे जो हमारी पाम होती है, हथेली होती है, वहाँ जोड़ होता है बैक साइड में, ये वाली। तो इस प्रकार जो है हमारे हाथों में उंगली। आप सपोज कीजिए यहाँ पे 3 उंगलियों की हड्डियों की बजाय एक हड्डी होती, तो क्या होता? हमारे हाथों में अगर एक ही हड्डी होती तो क्या आपकी उंगली घूम सकती है? फिर आप अपनी उंगली को टेढ़ा नहीं कर सकते, ना इससे भोजन खा सकते थे, आपके हाथ की उंगलियाँ सीधी रहनी थी, तो आप काम करने में आपको फिर दिक्कत होनी थी, क्योंकि इनकी मूवमेंट, इनकी गति नहीं होनी थी। तो इस प्रकार जो है हमारे हाथ की उंगलियाँ, हाथ की संरचना इस प्रकार होती है। तो आज के बच्चों में फ़िलहाल आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है बच्चों। अगले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पसली, पिंजर, कंधे की हड्डियाँ किस प्रकार होती हैं, सभी हड्डियाँ हम देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा और आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।